एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्टेट 2020 यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज के 17वें भाग में आप सभी का स्वागत है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज का 17वां भाग है। इससे पहले 16 भाग आ चुके हैं, वो सभी में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तक यूपी टेट हो, राजस्थान टेट हो, हरियाणा टेट हो, स्टेट या सी टेट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न कराए गए हैं। ये वो प्रश्न कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में ही पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। ये 50 नंबर का जो स्टेट 2020 स्टेट का एग्जाम होने वाला है 9 से 21 सितंबर के बीच, उसके लिए 50 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है। इसके साथ ही स्टेट में ही सामाजिक विज्ञान के लिए भी सीरीज चलाया जा रहा है, वो भी आप जरूर देखें, जिसमें 100 नंबर के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी सीरीज चलाया जा रहा है इसके साथ ही, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये 17वां भाग। उससे पहले अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम द्वार चैनल को। यहाँ आपको बेहतर ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है। और चलिए शुरू करते हैं अपना सीरीज का आज का 17वां भाग का पहला क्वेश्चन के साथ। आप इसमें देख सकते हैं ये टेट यानी राजस्थान टेट 2011 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन जो भी इस सीरीज में कराए गए हैं वो सभी पूछे गए क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन हो या सीडीपी का क्वेश्चन हो, सभी पूछे गए क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप जरूर देखें वीडियो, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिया गए विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात में होगा। विद्यार्थी और अध्यापक आवश्यक अनुपात में होगा। किस अनुपात में होगा? तो इसकी ऑप्शन है 30, 40, 45 या 50। और इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 40। तो विद्यार्थी 40 और अध्यापक तो 1 ही होगा, तो 40:1 के अनुपात में होगा। क्या? जब कक्षा में 1 से 5 तक की कक्षा में 200 से अधिक विद्यार्थी हो, 200 प्लस विद्यार्थी है तो कितने अध्यापक? तो 40 विद्यार्थी और 1 अध्यापक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? तो ऑप्शन है इसके, भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको अधिक महत्व दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। इसको सबसे ज़्यादा महत्व गुणवत्ता आयाम में शीर्षक में महत्व दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ऑप्शन है, कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक हो। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर है 4, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, और वो कितना है? तो 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम घंटे प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे निर्धारित किए गए थे कि वो ड्यूटी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? और इसके ऑप्शन है, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा,
संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा या इनमें से सभी। तो इसका क्या आंसर होगा? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक को किस दायित्व को पूरा करने के लिए कहा गया है? तो पहला, विद्यालय में नियत रूप से समय पर आना होगा, जी ये जरूरी है। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, ये भी जरूरी है। बच्चों को पाठ्यक्रम का पूरा नहीं कराया जाए फिर एग्जाम में कैसे पेपर दे पाएंगे। चलिए अगला है हमारा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, ये भी जरूरी है, समय पर पूरा करना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 5 का ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये सभी जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? और इसके ऑप्शन है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या चौथा ऑप्शन है, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। क्या बातचीत की गई है ये हमें बताना है। और इसके ऑप्शन है, ज्ञान अस्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। अगला ऑप्शन है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है क्या? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्ञान अस्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन है, खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 2005 की राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सुझाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? और ये क्वेश्चन हमने पिछले कई सारे सीरीज के कई वीडियो में किए हैं। वो ये क्वेश्चन आया था, इसके साथ ही कितने जिलों में लागू किया गया था? तो ये 219 जिलों में लागू किया गया था, ये भी हमने किया था। और ये कब किया गया था ये भी किया था। चलिए फिर से देख कर लेते हैं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। चलिए देखते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? और इसके ऑप्शन है 1990, 1993, 1998 या 2000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको याद है तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं कि कितने में किया गया था। मैं एक क्वेश्चन, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कितने देश के कितने जिलों में शामिल किया गया था? तो 219 जिलों में प्रारंभ किया गया था। और ये कब किया गया था ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1993 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1993 में लागू किया गया था। और कितने जिलों में देश के? तो 219 जिलों में। ये भी अलग क्वेश्चन था हमारा और ये भी अलग क्वेश्चन था, 219 जिलों में। तो पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, किसका परिणाम था? ये आप देख सकते हैं, ये हरियाणा टेट का क्वेश्चन है। इससे पहले ये क्वेश्चन हरियाणा टेट का ही है। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान टेट का क्वेश्चन है, अब हम हरियाणा टेट के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन, चाहे वो सीटेट, अभी सीटेट के क्वेश्चन आएंगे, स्टेट के क्वेश्चन भी आएंगे। हरियाणा टेट के क्वेश्चन कर लिए हमने, कर रहे हैं। स्टेट और क्या है, राजस्थान टेट के कर चुके हैं। तो ये सीरीज में जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो सभी पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये स्टेट 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 9 से 21 सितंबर, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर के लिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो
तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना 1986 का परिणाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, अब हमें बताना है क्या हो जाएगा? अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसे सेट कर लेते हैं। एनसीएफ 2005, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीएफ 2005, तो एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। चलिए देखते हैं अब आगे क्या है, क्वेश्चन क्या हम पढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है, यह बताना है। एनसीएफ 2005 में बताया गया कि गलती किस कारण महत्वपूर्ण होती है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन क्या है इसके? यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के आधार उपलब्ध कराती है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां किस कारण से महत्वपूर्ण होती है? तो चलिए इसका ऑप्शन ढूंढते हैं हम। तो यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करना, ये नेगेटिव वर्ड में आता है। तो आप जैसे ही देखिए नेगेटिव वर्ड है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये अगला ऑप्शन है हमारा, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटना नहीं है बच्चों को, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेगेटिव वर्ड है, कोई डांट नहीं सकता बच्चों को, तो ये नेगेटिव है तो गलत हो जाएगा। ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, ये उपलब्ध कराना पॉजिटिव वर्ड है। चलिए अगला देखते हैं। तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, बच्चों की कोई भी सहायता करता है, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। हटाने का क्या? बच्चों को, जब बच्चे ही पढ़ेंगे तो हटाना किसे? तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो हमने आराम से ये निकाल लिया। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ किस कारण से महत्वपूर्ण होती है, ये हमने क्वेश्चन को पढ़कर आंसर को देखकर उसमें से किस तरह हम आंसर निकाल सकते हैं वो हमने देखा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बाकी सब गलत ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन को पढ़कर निकाल सकते हैं आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं इसे पहले सेट कर दूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा, ये सीटेट सितंबर 2015 के पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हम राजस्थान टेट का कर रहे थे, फिर हरियाणा टेट के किए, अब फिर सीटेट के क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जुड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? यह पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, यह हमें बताना है। और इसके ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। बस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। उनकी अपनी समझ यानी बच्चा यहाँ एक्टिव है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, और जहाँ भी पॉजिटिव पॉइंट आया है वो हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए और सब फिर से मैं इसे और सब ऑप्शन देख लेते हैं। निगेटिव में आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक अच्छे प्रश्न पूछे। अच्छे प्रश्न, बुरे प्रश्न कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों को निरस्त, बच्चे के अनुभव को हम कैसे निरस्त कर सकें, बच्चे ही सीखने आए हैं, ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेगेटिव वर्ड है निरस्त करना। पाठ्य पुस्तकों के अध्यापकों को क्रमवार पूरा करना, ये जरूरी नहीं है कि क्रमवार आप पूरा करवाएं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही है, जिसमें बच्चों को उनकी अपनी समझ, बच्चों की समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के अवसर प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका क्या है? सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक या सुविधादाता। तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सुविधादाता। शिक्षक सुविधा देगा उसे अपने विचार व्यक्त करने के या किसी भी प्रकार की सुविधा, जैसे उसे किसी चीज़ की कमी है, प्रैक्टिकल कर रहा है किसी चीज़ के, वो सारे चीज़ उपलब्ध कराना, तो शिक्षक एक सुविधादाता की भूमिका अदा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। क्या है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। इसके ऑप्शन है सक्रिय या सरल, सक्रिय, सामाजिक, निष्क्रिय, सरल, निष्क्रिय, सामाजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्रिय। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। और क्या पढ़ना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, और इसके ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। मनोविज्ञान शाला लखनऊ के इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के अभी सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और वहाँ की राज्यपाल अभी कौन है? जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सीएम है योगी आदित्यनाथ और उनके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। क्या प्राप्त की है? व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवतावाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रचनावाद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से रचनावाद प्राप्त की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको एक चीज़ बता दूं, तैयारी जीत की जिन पियाजे का सिद्धांत का सीरीज का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताए गए हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। जिन पियाजे का सिद्धांत एकदम आसान तरीके से किया गया है, तो ये वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं जिन पियाजे का सिद्धांत बाय एग्जाम द्वार, तो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। जिन पियाजे का सिद्धांत बाय एग्जाम द्वार यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा आसानी से, या इसी प्लेलिस्ट में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 1995, 1999, 2016 या 1992। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। क्या बताना है? ऑप्शन 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए या 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन डी 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कब? 6 से 18 वर्ष तक के लिए उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है? बाल अध्ययन का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, थियोडोर साइमन, जी स्टेनले हॉल या बीएफ स्किनर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? इसके ऑप्शन है मुख्यधारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा या पृथक्करण शिक्षा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा का वकालत करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा 2009 अधिनियम समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। जो दोस्त एग्जाम द्वारा चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।